रिकॉर्ड हो रहा है? ठीक है सर। हाँ चलिए। फिर से एक बार आप मेरे साथ बोलिए आप लोग। एक में क्या है? एक में दफला। दो में? दो में क्या कर रहे? सब बोलिए, क्या कर रहे हैं? हाँ, मेरे। तीन में? अबर। चार? पांच में? छह में? नागालैंड। सात में? मणिपुर, मणिपुरी, मणिपुरी। आठ में? हाँ। नौ में? नहीं नहीं नहीं, ये वाला नो यहाँ पे है ना, ये वाला जो बरेल। हाँ। 10 में? रेंगमा। 11 में मिकिर। ये दोनों किसका है? असम का। ये डफला मिरी ओबर मिसमी पतकई अरुणाचल प्रदेश। बाकी तो राज्य के हिसाब से ही है। तो इसके बाद कल हम लोग क्या दक्षिण भारत का देखे थे? नहीं देखे थे ना, विशाल मैदान। उत्तरी भारत का विशाल मैदान। हाँ। तो कल हम लोग लगभग तीनों राज्य में मिलता है ना, असम, मणिपुर, नागालैंड। हाँ, तो कल हम लोग लगभग इतना पढ़े थे। ये सब एरिया कल पढ़े हम लोग, पढ़े हैं ना। अब यहाँ जैसे जो बच रहे हैं मरुस्थल, और मरुस्थल के बाद वाला जो ये मैदानी एरिया है, इसको आज हम लोग पढ़ेंगे। उत्तरी भारत का विशाल मैदान। कौन सा हेडिंग होगा आज हम लोग का? उत्तरी भारत का विशाल मैदान। लिख लिया ना हेडिंग? तो इसमें हम लोग को जनरली कौन कौन सा राज्य के बारे में पढ़ना होगा? राजस्थान, क्योंकि ये तो मरुस्थल जो है, मरुस्थल जो डिजर्ट वाला उधर है, उसके बाद भी तो इस अरावली जो है, ये पर्वत अरावली के इस साइड मरुस्थल है, और इस साइड क्या है? प्लेन एरिया है। तो हम और ये पूरा क्या है? राजस्थान में है। तो राजस्थान का आधा हम लोग किस में पढ़ेंगे? उत्तरी भारत का विशाल मैदान में। फिर ये उत्तर प्रदेश, यूपी, फिर बिहार के बारे में पढ़ेंगे, फिर असम। तो ये सब में जो विशाल मैदान का निर्माण हुआ है, तो विशाल मैदान का निर्माण कैसे हुआ? ऊपर साइड क्या नदी है, नदी यहाँ से पहाड़ पर्वत जो पहाड़ पर्वत में जो बालू होगा या पत्थर होगा, जो यहाँ से बहा के लाएंगे, तो यहाँ आता तो क्या होगा? छोटा छोटा पार्टिकल्स में हो जाएगा। तो इसमें इधर जो ऊंचा नीचे जगह होगा, वहां क्या होगा? डिपॉजिट हो जाएगा। तो डिपॉजिट होगा तो कहीं ना कहीं क्या होगा? मैदान का फॉर्म होगा कि नहीं होगा? और ये जो मैदान का फॉर्म, जो मैदान का जो क्षेत्र स्वरूप धारण किया जाएगा, ये किसके द्वारा? नदियों के द्वारा, जो अवसादों से जो निक्षेपण होगा, उसी के द्वारा ये क्या होगा? वहां पे विशाल मैदान का स्वरूप होगा। और यही हम लोग का उत्तरी भारत का विशाल मैदान कहा जाएगा। इधर कौन कौन सा नदी होगा? गंगा, यमुना, चंबल, सोन, ये सब जितना भी है इधर होंगे। और इधर से जो यहाँ तक जो नदी यहाँ आ रहा है, तो इससे भी तो मैदान बनेगा ना। तो ये कौन सा नदी होगा यहाँ पे?
ब्रह्मपुत्र। तो ये इस एरिया में हम लोग को पढ़ना है। समझ में आ गया। और इसमें ज्यादा हम लोग डीप नहीं जाएंगे, जहां जहां से क्वेश्चन पूछते हैं उसी को हम लोग पढ़ेंगे। हेडिंग क्या है? उत्तरी भारत का विशाल मैदान ना। तो सबसे पहले अगर पहाड़ से अगर हम लोग नीचे आते हैं तो पहाड़ की ऊंचाई जो है वहां से पत्थर वगैरह नीचे आता है कि नहीं आता है? जिस यहाँ से ये आएगा तो धीरे धीरे आके यहाँ रुकेगा कि नहीं? ऊपर से आएगा तो रुकेगा कि नहीं? क्या रुकेगा। तो यहाँ से जैसे कि यहाँ से पानी आ रहा है, पानी आएगा तो यहाँ जैसे पत्थर है, पत्थर के ऊपर से जाएगा या जहां उनको छेद मिलेगा उसी से रास्ता होके निकल जाएगा पानी? अरे जैसे यहाँ से पर्वत से जो पत्थर आके गिर के यहाँ कहीं पे तो आसपास में ही रुकेगा ना, या पूरा यहाँ आके एक बार बंगाल की खाड़ी में आके रुकेगा पत्थर? इसी आसपास में रुकेगा। और ऊपर से जो पानी आ रहा है, पानी तो एकदम सतह से सटा हुआ रहता है ना, तो जब यहाँ आएगा तो पत्थर तो ऊपर में ही रह गया उसका, जैसे कि ये बोल्डर है और इधर से पानी आ रही है, जमीन है, तो इस जैसे जैसे यहाँ पानी आएगा वो तो इसी के आसपास या इसी से नीचे होते हुए पार होगा ना। जरूरी थोड़ी कि पानी ऐसे हो फिर ऐसे होकर पार होगा, ऐसा होता है क्या? नहीं। तो क्या होगा? पत्थर के बीचों बीच या नीचे से पार होगा तो यहाँ क्या पानी दिखाई देगा? पानी दृश्य होगा? अदृश्य होगा? होगा ना। जैसे पत्थर वगैरह सब हट जाएगा तो यहाँ से क्या होगा? फिर पानी बहना शुरू हो जाएगा जिसका हम लोग को दिखाई देगा। समझे? तो ये जो जहां पे बोल्डर वगैरह है इसको बोला जाता है भाबर। क्या बोला जाता है? भाबर। जहां से पानी दिखाई दे रहा है ये होगा तराई। क्या होगा? तराई। और जैसे जैसे और थोड़ा मैदानी साइड जाएंगे तो उसको बोलेंगे बांगर। क्या बोला जाता है? और थोड़ा जो एकदम नदी के किनारे जहां पहुंच गए, जहां हर साल नदी एरिया जहां हर साल बाढ़ आता है उसको हम लोग बोलेंगे खादर। बांगर खादर। और उसके बाद जब नदी समुद्र के वहां पहुंच जाएगी तो उसको हम लोग बोलेंगे डेल्टा। पर्वत यहाँ पत्थर होता है ना, पर्वत में पत्थर वगैरह नीचे आएगा कि ऊपर में ही रहेगा? भूस्खलन वगैरह होते हैं जो भी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो ऊपर में पत्थर मतलब पहाड़ में जो पत्थर वगैरह होगा, एक ही बार तो पूरा पत्थर प्लेन तो नहीं बनाना। पहाड़ जैसे कोई जमीन ऊपर उठा तो ऊपर उठने क्रम में कोई पत्थर आसपास ऊपर से नीचे आएगा कि नहीं आएगा? अभी जैसे कोई भी पर्वत है, अभी जो पर्वत है वो पूरी तरीके से अभी लगभग बना हुआ है, वो स्ट्रक्चर ले लिया मिट्टी मिट्टी भर के। लेकिन जब शुरुआत टाइम होगा या जब भूस्खलन वगैरह होगा तो यहाँ से पत्थर उत्थर आके नीचे यहाँ इस टाइप से रहेंगे कि नहीं रहेंगे? और इसी में जब यहाँ से पानी ऊपर से नीचे तो पानी तो सतह से सटा हुआ रहेगा, तो यहाँ जैसे आएगा तो पत्थर के ऊपर से होते हुए जाएगा या पत्थर के बीचों बीच जहां उसको छेद मिलेगा उधर से पार होगा? बीचों बीच पार होगा। तो ये जो पत्थर वाला एरिया है उसको बोला गया क्या? भाबर। क्या बोला जाता है उसको? भाबर। लेकिन जैसे बोल्डर वगैरह जो यहाँ कम हो जाएगा, पूरा मैदानी एरिया आ जाएगा, तो मैदानी एरिया जैसे आएगा तो वहां उसको हम क्या बोलेंगे? तराई। और तराई क्षेत्र में दृश्य किसका हो? यहाँ पानी दिखाई देगा,
यहाँ तक पानी आ रहा है इससे दिखते हुए, लेकिन यहाँ जैसे बोल्डर है वहां छुप जाता है पानी, फिर यहाँ आके फिर पानी दिखाई देता है, तो उस एरिया क्या बोला जाता है? तराई। तो जो भी बिहार के आसपास एरिया है या उत्तरी यूपी में, ये हम लोग का तराई देखने को मिलता है। लेकिन वही आप हिमाचल चले जाइए या उत्तराखंड चले जाइएगा तो वहां आपको भाबर दिखाई देता है। जिस तरीके से हम लोग के यहाँ बालू का माइनिंग होता है, मतलब बालू माफिया होता है, उसी तरीके से आप उत्तराखंड चले जाइएगा तो वहां बोल्डर माफिया होगा। कौन सा माफिया होगा? बोल्डर, जो छोटा छोटा पत्थर होता है उसका माफिया वहां देखने को मिलता है। समझ रहे हैं तराई? और ये जो बांगर है, ये मान के चलिए अगर नदी है, नदी में जिस एरिया में हर साल बाढ़ आता है, बाढ़ क्या होगा? प्रत्येक साल जिसमें आएगा, वहां प्रत्येक साल जिसमें आएगा उसको हम लोग बोलते हैं खादर। और मान के चलिए नदी है, और नदी के बहुत सारे यहां तक मान के चलिए यहाँ कभी बहुत सालों बाद या ना के बराबर यहाँ बाढ़ आता है, उसको हम लोग बोलते हैं बांगर। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं उसको? तो बांगर कहाँ पे? जहां पे समुद्र से दूर एरिया है, सॉरी नदी से दूर एरिया है, और जो उपजाऊ भूमि होता है, कोई भी नदी से जो अपने से ऊंचा जगह से जो मिनरल्स या जो भी लाएंगे वो नदी के आसपास में ही रहता है ना, जिसको पांक माटी जो बोलते हैं हम लोग। पांक माटी समझते हैं ना? वहां पे जनरली धान हो या जो भी, वहां खेती क्या होता है? कृषि अच्छा होता है कि नहीं होता है? तो वही चीज है, जो खादर में क्या होता है, ये उपजाऊ भूमि है, ये उपजाऊ भूमि। और ये चूंकि नदी के बहुत दूर है, इसको टांड बोलते हैं हम लोग। तो टांड में क्या खेती बाड़ी होता है सही से? नहीं। तो बांगर क्या है? अनुपजाऊ भूमि है। और खादर उपजाऊ भूमि। और ये जैसे नदी जैसे समुद्र के एरिया में आ जाएगा तो क्या होगा? कोई नदी जैसे समुद्र जाता है उसके बाद क्या होता है? अलग अलग डिवाइड हो जाता है, तो इसको क्या कहा जाता है? डेल्टा। तो ये पूरा मैदानी एरिया से पहाड़ से लेकर समुद्र तक का जो मैदानी हम लोग का संरचना देखने में मिलता है, वो इसी क्रम में रहता है। पर्वत आएगा, फिर गिरिपात, गिरिपात को ही हम लोग भावर कहेंगे, फिर तराई, फिर बांगर, फिर खादर, फिर डेल्टा। समझ में आया इतना? आया कि नहीं? मिटा दें? लिख लीजिए, लिख लीजिए, लिखना है तो। अच्छा, और एक चीज, जो खादर है ना, इसी को नवीन जोड़र मिल्टा कहा जाता है। क्या बोला जाता है? और बांगर को पुरानी जोड़र मिल्टा। समझ में आ गया? लिख लिए ना आप लोग? जैसे नदी कोई ऊपर से आके बहते हो तो ऐसे ही मतलब टेढ़ा टेढ़ी जाएगा ना, या सीधा स्ट्रेट लाइन में जाता है? टेढ़ा टेढ़ी जाएगा।
सीधा भी जा सकते हैं। सीधा जहां जाएगा जहां पे जमीन मजबूत हो, और जहां जमीन मजबूत ना हो, जैसे कि हम लोग का दामोदर नदी, दामोदर देखिए एकदम सीधा जाएगा, लेकिन स्वर्णरेखा नदी क्या है, दाएं बाएं होते रहते हैं। दामोदर हुआ, कृष्णा, ये नर्मदा हुआ, तापी, ये सब क्या है, रॉक स्ट्रक्चर के बीचों से होकर गुजरता है ड्रिफ्ट वैली में, इसलिए वो सीधा जाता है। बाकी सर्पिकल होता है। तो जैसे ये मैदानी एरिया होगा, गंगा की मैदानी एरिया, तो अगर मिट्टी कमजोर है तो क्या होगा, ये पानी जो इधर जा रहा है वो इधर इसको काटेगा कि नहीं काटेगा, जोर से आएगा तो काटेगा। तो एक बार ऐसे पूरा कर देगा, तो मान के चलिए ये वाला अब धीरे धीरे करके क्या है, उसको तो यहीं तक जाना है, तो इसको क्या हुआ, वो धीरे धीरे करके इसको यहां से रास्ता बना देगा, और इसको क्या करना होगा, इसमें फिर पानी मतलब इसमें बहाव बंद हो जाएगा। किसमें, पहले वाले में बहाव बंद होगा और इसमें फिर बहाव शुरू हो जाएगा। मतलब शॉर्टकट कर दिया कौन, पानी भी अपना रास्ता शॉर्टकट कर दिया, डायरेक्ट इधर ना होते डायरेक्ट इधर से होके यहाँ पे मिल जा रहा है। ऐसा पॉसिबल है कि नहीं, अगर मिट्टी जो है समतल एरिया हो और आसानी से उसको, अगर मिट्टी को आसानी से तोड़ा जा सकता है, तो पानी भी तो तोड़ेगा ना। पानी शक्तिशाली कौन है, वो उसके सामने जो भी है उसको क्या ढाल लिया जाता है, ले जाता है कि नहीं ले जाता है। तो ये जो अभी यहाँ पानी चुपचाप क्या हो रहा है, यहाँ पानी यहाँ बस रुक गया है, तो यहाँ पूरा रुक गया, यहाँ पानी बहाव नहीं होगा। और जब पानी रुक जाता है, बहाव नहीं होते, तो उसको क्या झील बोलते हैं ना हम लोग, झील बोलते हैं कि नहीं। तो इसलिए इसको गोखुर झील कहा जाता है। तो गोखुर झील कहाँ बनता है, जब नदी अपनी पुरानी रास्ता को छोड़कर सीधे रास्ता बना लेते हैं, तो जो पहले का बहाव वाला पानी जब रुक जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, गोखुर झील। और ये गंगा के मैदानी क्षेत्र में देखने को मिलता है, गंगा नदी में मैदानी क्षेत्र में ये देखने को मिलता है, ठीक ना। गोखुर झील हम लोग का ब्रह्मपुत्र में नहीं देखने को मिलेगा उतना जितना गंगा में मिलेगा, क्योंकि गंगा वाला क्या है, पूरा प्लेन एरिया है। तो गोखुर झील समझ में आ गया ना। उसी के अंदर मतलब ये जो विशाल भारत का विशाल जो मैदान है, उसमें क्या क्या संरचना देखने को मिलता है, या फिर क्या क्या इंपॉर्टेंट है, उसी का हम लोग देख रहे हैं पॉइंट वाइज करके अलग से। हो गया, गोखुर झील समझ में आ गया ना। पंजाब में इसको वेटलैंड कहा जाता है। किसको वेटलैंड कहा जाता है, जो बांगर भूमि है उसको पंजाब में क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है सर बांगर भूमि को, हाँ, बांगर भूमि को पंजाब में वेटलैंड कहा जाता है। मतलब ये गोखुर झील हो गया, गोखुर झील के बाद आप लिख सकते हैं, या फिर यहीं पे जगह है तो वहां आप लिख सकते हैं कि पंजाब में बांगर भूमि को वेटलैंड कहा जाता है। हम लोग का जो असम वाला एरिया है, मतलब असम दार्जिलिंग वाला एरिया जो है, वहां पे द्वार आकृति मिलता है। हेडिंग लिखिए, द्वार आकृति। क्या है, द्वार आकृति। गोखुर झील हुआ, गोखुर झील के बाद द्वार आकृति। ये कहाँ मिलता है हम लोग का, जलपाईगुड़ी। कहाँ पे है, नाम सुने हैं ना, जलपाईगुड़ी, फिर दार्जिलिंग। दार्जिलिंग कहाँ पे है, सिक्किम में है कि नहीं, कौन जी बोला, दार्जिलिंग सिक्किम में है कि वेस्ट बंगाल का पार्ट है, वेस्ट बंगाल का पार्ट है, पश्चिम बंगाल में। हाँ, तब आप लोग सिक्किम बोलने से भी हाँ कर दे रहे हैं।
तो दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी ये सब एरिया में क्या है ना कि इस टाइप से जो मिट्टी है, जहाँ पे मतलब बारिश तो डेली होगा लेकिन पानी ठहरेगा नहीं, वो नीचे आ जाता है। तो उस आकृति को द्वार आकृति कहा जाता है। और ये द्वार आकृति चाय की खेती के लिए फेमस है। किसके लिए? चाय की खेती के लिए। जैसे करेवा, करेवा किसके लिए फेमस थे? केसर। केसर। कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर। हाँ, जम्मू कश्मीर में हिमवत निक्षेप से बनता है। तो तीनों हो गया ना। वो वाला पूरा स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, फॉर्मेट, फिर गोफुर झील, फिर द्वार आकृति। मतलब मेन मेन पॉइंट, वो मैदान के अंदर क्या क्या मेन मेन पॉइंट है जो पूछा जा सकता है, उसको बता रहा हूं। लिख लिया ना? हाँ। ब्रह्मपुत्र साइड जो है नदी हम लोग के इधर से जैसे आता है, तो जैसे असम पहुंच जाता है तो नदी थोड़ा चौड़ा हो जाता है। तो जब चौड़ा होगा तो बीच बीच में ऊंचा क्षेत्र रहेगा कि नहीं रहेगा? नदी के बीच में भी कहीं टापू टाइप से दिखाई देता है कि नहीं दिखाई देता है? क्या? नदी में नहीं है ना, तो बीच में रहता है। तो इसी टाइप से असम में एक है, उसका नाम है माजुली। क्या नाम है? माजुली द्वीप। तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि माजुली द्वीप कौन से नदी पर है? तो ये कौन सा नदी है? ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र में माजुली द्वीप है। और ये कहाँ पे है? ये असम। और ये भारत का पहला जिला है जो नदी, क्या बोलते इसको, नदी द्वीप ने क्या बोलते हैं इसको, एक मिनट। नदिया द्वीप है। नदी के अंदर द्वीप है ना, तो नदियों द्वीप क्या है? माजुली द्वीप। और ये डिस्ट्रिक्ट इसको बनाया गया असम में। कहाँ पर है माजुली द्वीप? हाँ। तो उत्तर भारत के विशाल मैदान में जो मेन मेन पॉइंट है वो यही है। इससे ज्यादा और कुछ बाहर से नहीं पूछेगा। आगे चलो फिर। मिटा देना। मरुस्थल किसे कहते हैं बताइए आप लोग? मरुस्थल, अरे अपने से बताइए क्या है मरुस्थल? किसी को नहीं पता? जहां पे धूलकण ज्यादा होगा वही मरुस्थल है क्या? क्या है मरुस्थल? जहां रेत की अधिकता। जहां रेत की अधिकता। तो कोई नदी भी अगर बहुत बड़ा नदी है तो वो भी एक छोटा सा मरुस्थल होगा। फिर रेत नदी में रहता है, तो मान के चलो बहुत लंबा दूर तक तो नदी और यहाँ बहुत ज्यादा रेत है, तो उस नदी को भी तब हम लोग मरुस्थल बोलेंगे आपके अनुसार? मरुस्थल। नहीं सर, वहाँ पानी नहीं रहेगा मरुस्थल में। हाँ, तो नदी में भी, नदी में पानी है, नदी के साइड तो रेत है। एक्चुअली इसका सही मीनिंग जो है ना, वर्षा जहां पे 25 सेंटीमीटर से कम हो उस एरिया का हम लोग क्या बोलेंगे? मरुस्थल। कितना सेंटीमीटर से कम होना चाहिए बारिश? 25 सेंटीमीटर से बारिश कम होता है तो उसको मरुस्थल कहेंगे। तो मरुस्थल सिर्फ गर्म एरिया में ही होना चाहिए, हाँ कि नहीं? स्टेटमेंट है मरुस्थल केवल गर्म या शुष्क एरिया में ही संभव है। ये स्टेटमेंट सही है या गलत है? क्या है?
जैसे अगर हम लोग बोले थार मरुस्थल, ये भी पूरा गर्म एरिया है। उसके बाद सहारा मरुस्थल, ये भी पूरा गर्म एरिया है। तो क्या स्टेटमेंट सही है कि नहीं है? जैसे तापमान में बहुत अंतर रहेंगे। हाँ, ये जरूरी नहीं है कि गर्म एरिया में ही मरुस्थल हो। मरुस्थल का टेम्परेचर से कोई लेना देना है ही नहीं। मरुस्थल का किससे लेना देना है? बारिश से। अगर 25 सेंटीमीटर से कम बारिश हो रहा है तो वो मरुस्थल है, चाहे वो गर्म एरिया हो या शीत एरिया हो। जैसे कि हम लोग का लद्दाख, लद्दाख में बारिश कम होती है तो क्या होगा? लद्दाख भी हम लोग का मरुस्थल है। जैसे कि कोल्ड डिजर्ट। किसका फोन आ रहा है जी? तो जैसे कोल्ड डिजर्ट यहाँ पे है ना, हिमालयन क्षेत्र में कोल्ड डिजर्ट एक नेशनल पार्क भी है, ये है कि नहीं? तो इसलिए जो मरुस्थल है वो गर्म एरिया में भी हो सकता है और शीत एरिया में भी है। इसका डिपेंड करता है कि उसके बारिश कहाँ पे कम हो रहा है। थार मरुस्थल हम लोग का कौन सा है, कहाँ पे है ये? राजस्थान में है ना? राजस्थान। हाँ, जी। थार मरुस्थल विश्व का सबसे ज्यादा घनत्व वाला पॉपुलेशन एरिया मरुस्थलों में। सबसे ज्यादा जो मरुस्थल में जो घनत्व रहेगा इंसान का, जनसंख्या का, वो हमारे थार मरुस्थल में है। बाकी मरुस्थलों में इतनी जनसंख्या नहीं है जितनी कि हमारे थार मरुस्थल में है। तो मरुस्थल समझ में आ गया? लद्दाख में होगा ये सब। कच्छ जो है, रन ए कच्छ, जो हम लोग का गुजरात साइड जो है, कच्छ एरिया में, वहां क्या है, दूर दूर तक क्या है, सिर्फ और सिर्फ नमक है। तो उसको क्या बोला, उसको बोला जाता है सफेद मरुस्थल। सफेद मरुस्थल किसको कहा जाता है? रण ए कच्छ को, जो गुजरात में है। समझ में आ गया ना? मरुस्थल जहाँ 25 सेंटीमीटर से बारिश कम होता है उसको मरुस्थल कहा जाएगा। ये गर्म भी होगा, शीत भी होगा। और रण ए कच्छ को क्या बोला जाता है? सफेद मरुस्थल। यहां तक समझ में आ गया? मिटा देना। जी। इसके बाद हम लोग आएंगे कहाँ? हिमालय क्षेत्र हो गया, विशाल मैदान भी हो गया, मरुस्थल भी हो गया। अब कहाँ आएंगे? प्रायद्वीपीय पठार में। किसमें आएंगे? प्रायद्वीपीय पठार। इसको पहला पॉइंट इसमें लिखिए, पठारों का पठार भी इसे कहा जाता है क्योंकि इसके अंतर्गत फिर बहुत सारे छोटे छोटे पठार है। तो पठारों का पठार किसे कहा जाता है? हाँ। कुछ इस टाइप से हम लोग का प्रायद्वीपीय पठार बनता है कि नहीं बनता है? तो ये क्या है, त्रिभुजाकार प्रायद्वीपीय पठार है कि नहीं हम लोग को वाला? तो ये क्या हुआ, एक नियमित अनियमित त्रिभुजाकार आकार की है जो हमारा प्रायद्वीपीय पठार है। इसमें छोटे छोटे और पठार होंगे। और दक्षिण भारत का ये वाला एरिया गोंडवाना लैंड का पार्ट है या अंगारा लैंड का पार्ट है? गोंडवाना लैंड का पार्ट है। तो आप लोग उसमें लिखते चलिए, गोंडवाना लैंड का पार्ट है। ठीक। प्रायद्वीपीय पठार में इसको चूंकि पठारों का पठार बोला जाता है तो इसके अंदर और क्या क्या छोटे छोटे पठार होंगे? तो होगा, सबसे पहले होगा केंद्रीय
उच्च भूमि, केंद्रीय उच्च भूमि इसके अंतर्गत आता है। फिर पूर्वी पठार होगा, पूर्वी पठार होगा, उत्तर पूर्व पठार होगा और दक्कन, दक्कन का पठार। तो इसको फिर 4 भागों में डिवाइड किया जाता है। कौन कौन सा? केंद्रीय उच्च भूमि का पठार, पूर्वी पठार और उत्तर पूर्वी पठार। इसको ना थोड़ा ये कर देते हैं, अच्छा सोरा अच्छा होगा फिर होने से। दक्कन का पठार, उसके बाद पूर्वी पठार और उसके बाद उत्तर पूर्वी पठार। तो क्या होगा, मतलब रेंज ऑर्डर में आ जाएगा। पूर्वी पठार में कौन कौन सा आएगा हम लोग का? भारत का पूर्व में कौन कौन सा है? इसको पहला चाहिए। ये है हम लोग का मेघालय का पठार, पूर्वी पठार में हम लोग का छोटा नागपुर पठार, छोटा नागपुर पठार। फिर छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ बेसिन नाम है। और उसके बाद आएगा दंडकारनिया, दंडकारण्य का पठार। ये किस में आ रहा है? पूर्वी पठार में। वो उधर सब समझ में आ गया ना? केंद्रीय उच्च भूमि में आएगा अरावली, मेवाड़, मालवा, अरावली, मेवाड़, मालवा और बुंदेलखंड वाला कौन सा एरिया है? बुंदेलखंड इनको कहा जाएगा। बुंदेलखंड, बाघेलखंड, मेवाड़, मालवा, बुंदेलखंड, बाघेलखंड। उसके बाद आएगा विंध्यान रेंज और उसके बाद सतपुड़ा रेंज। तो इतना सारा पर्वत किस में आएगा? केंद्रीय उच्च भूमि में। किस में आ रहा है इतना सारा सब? केंद्रीय उच्च भूमि। इसमें आएगा दक्कन ट्रैप, उसके बाद आएगा दक्कन ट्रैप के बाद कौन सा, एक मिनट, कर्नाटक पठार, कर्नाटक पठार। उसके बाद आंध्र पठार, आंध्र का पठार, आंध्र का पठार होगा। फिर दक्षिण पर्वतीय क्षेत्र और दक्षिण पर्वतीय से फिर पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट। तो इतना हम लोग को प्रायद्वीपीय पठार के अंदर पढ़ना होगा।
सब लिख लिया ना? बाकी टाइम आप लोग अपना भी पढ़ाई करते रहिए। यहाँ तो बस 1-1.5 घंटा पढ़ा रहा हूँ, बाकी टाइम पेपर 2 और पेपर 3। हाँ, पूर्वी पठार में फिर से एक बार बोलिए ना, वो छत्तीसगढ़ का है, छत्तीसगढ़ बेसिन। हाँ, छत्तीसगढ़ बेसिन। इसको महानदी बेसिन, वाला? दंडकारण्य पठार। इसको आप महानदी बेसिन भी बोल सकते हैं, छत्तीसगढ़ बेसिन को। दंडकारण्य का पठार मतलब ये बस्तर वाला एरिया है, जो अभी कुछ दिन पहले लगभग 1500 या 1000 नक्सली ने एक साथ आत्मसमर्पण जो किया, वही बस्तर लिखे। हाँ, बस्तर के जंगल से ये हुआ था। देखे ठीक नहीं वीडियो तो? नहीं देखे होंगे, फुर्सत कहाँ मिलते इतना। मेघालय का पठार हम लोग पढ़ चुके हैं, गारो, खासी और जयंतिया। क्या हुआ? ये हम लोग का हो चुका है, फिर हल्का सा पढ़ेंगे। छोटनागपुर पठार ये हम लोग झारखंड जीके में या पढ़ ही चुके हैं कहीं ना कहीं। बाकी ये सब अपने से भी थोड़ा थोड़ा पढ़ना होगा। लिख लिया ना? बाकी सब लिख लिया ना? यस सर। हाँ। तो जब हम लोग का दलमा पहाड़ का निर्माण होता है, उसी टाइम राजस्थान में भी जाकर अरावली पर्वत का निर्माण होता है। तो आज मतलब जितने साल हमारे दलमा पहाड़ का आयु है, उतना ही किसका है? अरावली का है। और अरावली अभी जितनी हाइट में है, ये अपने जीवन का ये तीसरा इसका ये हुआ है। मतलब पहले एक बार था इतना, फिर पूरी तरह से नष्ट हो जाता है, थोड़ा कम होता है, फिर ऊपर उठता है, फिर नष्ट होता है। उस टाइप से मतलब घटता बढ़ता हुआ उनका ये है अभी का हाइट। मतलब इससे कोई गुना पहले ज्यादा ऊंचा था। कौन? अरावली। तो अभी जो अरावली है ये अवशिष्ट पर्वत है, प्राचीन अवशिष्ट। इसका ये जगह देखा जाए तो ये प्री कैम्ब्रियन काल का है, प्री कैम्ब्रियन काल। और इसी प्री कैम्ब्रियन काल में हम लोग का दलमा का जो झारखंड में दलमा है, उसका भी इसी टाइम बना हुआ है। ये चूंकि अभी जो है इससे कई गुना ज्यादा उस टाइम ऊंचाई थी, तो इसलिए इसको क्या बोला गया? अवशिष्ट। अवशिष्ट और प्री कैम्ब्रियन मतलब बहुत प्राचीन काल है, तो इसलिए इसको प्राचीनतम भी बोला जाएगा। तो और चूंकि ये कौन सा दो प्लेट के टक्कर से होता है हम लोग का यहाँ उत्थान? यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट दोनों के टक्कर से बनता है। तो जब दोनों से टक्कर होगा तो मोड़दार होगा कि नहीं होगा? होगा। तो इस टाइप से इसका डेफिनेशन क्या होगा अरावली का? कि अरावली एक प्राचीन अवशिष्ट मोड़दार पर्वत है। होगा कि नहीं होगा? प्राचीन भी है क्योंकि प्री कैम्ब्रियन काल की है, अवशिष्ट है क्योंकि ये ओरिजिनल रूप में नहीं है, बल्कि ये उनका तीसरा मतलब उठा, एक बार उत्थान होता है, फिर ये डाउन हो जाता है, फिर उत्थान होता है, फिर डाउन हो जाता है। तो इस टाइप से लेकर ये अभी ये तीसरा अपना जो होता है ना पीढ़ी में है अभी अरावली। तो इसलिए अवशिष्ट हो रहा है। और मोड़दार क्यों? क्योंकि ये प्लेट के दोनों प्लेट के आपस में जब टक्कर हो जाए तो उस मोड़ से ये बना, इसलिए इसको मोड़दार पर्वत कहा जाता है। तो समझ में आ गया? अरावली पर्वत ये कहाँ पे है? गुजरात से लेकर ये दिल्ली तक इसकी मतलब एरिया है। अगर हम लोग मैप में देखें
कुछ ऐसे ही है ना। तो यहाँ अगर गुजरात है तो और इधर दिल्ली, तो इस टाइप से ये हम लोग का विस्तार है। कैसे? ये नॉर्थ है और ये वेस्ट है, तो इस टाइप से इसका विस्तार है। समझ में आ रहा है ना? नॉर्थ वेस्ट में इसका विस्तार है। और हिमालय का कैसे हम लोग का इस टाइप से है कि नहीं है? अरे हाँ कि ना? हाँ सर। और जब इधर से हम लोग का हवाएं आते हैं तो क्या होगा, इधर से तो पार हो जाएगा समांतर में, लेकिन यहाँ जाके क्या होता है, अरावली में जाके क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। रुकेगा कि नहीं रुकेगा? हाँ रुकेगा रुकेगा। रुकेगा। हाँ, तो यहाँ जाकर फिर इधर बारिश हो जाता है। और इधर कौन सा सागर है? अरब सागर। अरब सागर से इधर जो बारिश होगा, यहाँ बारिश मरुस्थल इसलिए बना क्योंकि अगर अरावली ऐसे है तो क्या होगा, बादल ऐसे सीधा पार हो जाएगा, और जब सीधा पार होगा तो बारिश होगा नहीं, तो इसलिए यहाँ पे बारिश नहीं होता, जिसके कारण मरुस्थल का निर्माण हुआ है। लेकिन अगर अरावली भी इस टाइप से होता तो यहाँ पे बारिश होता, राजस्थान के एरिया में बारिश होती होने से। तो ऐसा कुछ है नहीं, तो इसलिए इधर वाला जो ठंडा गर्म का मौसम है, इस साइड पार हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा अरावली के? होगा कि नहीं? इधर से अगर बंगाल की खाड़ी से बारिश वाला आ रहा है बादल, तो यहाँ तक तो ठीक आ रहा है, लेकिन यहाँ अरावली जैसे आ रहा है, वहां क्या होगा, टक्कर खा के फिर उधर तक ही रुक जा रहा है। और दूसरी बात, यहाँ से बंगाल की खाड़ी से यहाँ आता है तो उसका जो बर्फ में जो पानी रहता है, मतलब बादल में जो पानी रहता है वो भी कम हो जाता है, तो इसलिए भी इस एरिया में आते आते बारिश की मात्रा कम हो जाती है। और हाँ, इधर आ नहीं पाता है और इधर का भी आ नहीं पाता, तो ये दोनों के बीच को क्या करता है, रोक रहा है कि नहीं रोक रहा है? तो इसलिए अरावली क्या होगा, जलवायु विभाजक। जलवायु विभाजक है कि नहीं? इधर का जलवायु और इधर के जलवायु में बहुत अंतर होगा। होगा कि नहीं होगा? इधर सीधा आपका मरुस्थल देखने को मिल रहा है, इधर पूरा हरियाली देखने को मिल रहा है, तो दोनों का जलवायु में चेंज हुआ कि नहीं हुआ? जी सर। हाँ। अरावली की सबसे ऊंची चोटी, अरावली की सबसे ऊंची जो पहाड़ी है, पहाड़ी का नाम है माउंट आबू। सबसे ऊंची पहाड़ी का नाम क्या है? माउंट आबू। और इसकी जो सबसे हाईएस्ट पीक है उसका नाम है गुरु शिखर। तो गुरु शिखर अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, और ये कौन सी पहाड़ी पर है? माउंट आबू पर। दिख रहा है ना नीचे? जी और माउंट आबू में कौन सा मंदिर है? दिलवाड़ा का जैन मंदिर। हाँ, बड़ा का जैन मंदिर। आप लोग का सिलेबस में था कि नहीं ये वाला, 5 क्लास में? आप लोग नए एनसीईआरटी की स्टूडेंट है लग रहा है। हम लोग का टाइम लास्ट था ये वाला चैप्टर, दिलवाड़ा का जैन मंदिर, जहाँ पे मतलब स्टूडेंट लोगों को टूरिस्ट के ये में ले गया था। तो ये समझ में आ गया ना? अरावली अवशिष्ट है, मोड़दार है, प्राचीनतम है, गुजरात से लेकर दिल्ली तक है, जलवायु विभाजक है, पहाड़ी सबसे ऊंची पहाड़ी क्या है, हाईएस्ट पहाड़ी का नाम माउंट आबू है। माउंट आबू की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर, जो माउंट आबू के साथ साथ पूरे अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। माउंट आबू में दिलवाड़ा का जैन मंदिर है, और इसको फिर इतिहास में जोड़िएगा तो ये विमल भीम द्वितीय के जो मंत्री है उसने इसको बनवाया है, दिलवाड़ा का जैन मंदिर। अरावली समझ में आएगा ना? कहीं कुछ डाउट? मिटा दें?
तो ये वाला जो एरिया क्या था हम लोग का, अरावली। अरावली जो है ये एरिया, उसका इस साइड क्या है, अरावली के पश्चिम में क्या है, मरुस्थल। अच्छा, अरावली में और एक लिख लीजिए कि अरावली से लूनी नदी निकलती है। कौन सी नदी, लूनी। मरुस्थल हुआ, अरावली हुआ, और इसके बाद होगा यहाँ पे मेवाड़ का पठार। कौन सा पठार होगा, मेवाड़। तो मेवाड़ के बाद फिर होगा ये मालवा का पठार। डायग्राम में लिखना है, लिखते चलिए। ये मेवाड़ होगा हम लोग का राजस्थान प्लस एमपी, मालवा ओनली एमपी में हो जाएगा। समझ में आया। मालवा का पठार में बेसाल चट्टान पाया जाता है। कौन सा चट्टान पाया जाता है, मतलब यहाँ हम लोग का, अगर आप लोग लिखना चाहते हैं मेवाड़ में एक पॉइंट लिख सकते हैं कि मेवाड़ अरावली और मालवा के बीच में अवस्थित है, और ये हम लोग का राजस्थान और मध्य प्रदेश में है। फिर मालवा में लिखना है कि ये मध्य प्रदेश में है। यहाँ पे बेसाल्ट चट्टान पाया जाता है, और बेसाल्ट चट्टान कौन सी मृदा के लिए फेमस है, काली मृदा। किसके लिए, काली मृदा। और काली मृदा होगा तो किसकी खेती ज्यादा होगी, कपास की। कपास की खेती ज्यादा होगी। मालवा, इतना तो लिख लिया ना। लिख ही रहे हैं। अच्छा, लिख ही रहे हैं, कोई बात नहीं। ये होगा बुंदेलखंड। बुंदेलखंड एमपी प्लस यूपी, दो राज्यों का है। बुंदेलखंड में क्या है, कौन कौन सा राज्य का है इसमें भाग, एमपी प्लस यूपी। बुंदेलखंड में चित्रकूट वगैरह जो हम लोग रामायण में देखते हैं वो बुंदेलखंड में ही देखने को मिलता है। कलिंजर का किला वो भी बुंदेलखंड में है, जहाँ शेरशाह सूरी की अपने ही तोप के गोले से जो बारूद फेंका गया था और रिटर्न अपने पास आकर उसकी फिर मृत्यु होती है। कालिंजर की किला, ये कालिंजर बुंदेलखंड में ही है। बुंदेलखंड ये क्षेत्रीय राजवंश था, राजपूत, जो बुंदेल राजा का नाम था, उसके नाम पर यह बुंदेलखंड बना है। तो बुंदेलखंड का जो पठार है, कौन से दो राज्यों के बीच या दो राज्यों में इसका सीमा है, एमपी और यूपी। ठीक, एमपी और छत्तीसगढ़, एमपी प्लस छत्तीसगढ़ में फिर आएगा बघेलखंड। बघेलखंड ये बुक में उतना जल्दी नहीं देखने को मिलता है। बुंदेलखंड के बाद फिर बघेलखंड। बुंदेलखंड में और एक दो पॉइंट लिखना है। बुंदेलखंड जैसे कि बिरहोर भूमि आप लोग देखे हैं, बिरहोर भूमि नहीं देखे हैं ना। अच्छा, पहले लिख लीजिए आप लोग, उसके बाद समझाते हैं। देखे हैं कि नहीं देखे, जैसे होगा बताइएगा, ठीक ना।
लिख लिए? हुआ कि नहीं? सर बघेलखंड एमपी और क्या है? सीजी। छत्तीसगढ़। हाँ, छत्तीसगढ़। पान सिंह तामड़ का मूवी देखे आप लोग? हाँ। डाकू पान सिंह तामड़ जो पहले फौजी थे और बाद में कुछ घरेलू हिंसा के कारण फिर बाद में डाकू बन जाता है। पान सिंह तामड़ उसके लिए फेमस है। और वो चंबल घाटी का जो चंबल का डाकू जो नाम सुने होंगे आप लोग, तो ये चंबल का डाकू वही है। तो जो नदी एरिया है, नदी चूंकि बाहर मैदान साइड से पानी आता है, तो जिधर साइड से आता है वो पूरा नाली कर देता है। ये सब ऊंचा एरिया रहता है और ये पूरा नीचा हो जाता है। फिर ऐसे आता है, ऐसे आता है, तो इस टाइप से गड्ढा हो गया, जबकि ये सब ऊंचा एरिया ही है। तो इस तरह से कोलियारी में कैसे मतलब रास्ता बना के अंदर जाते हैं, मतलब जमीन से मैदान से फिर नीचे इस टाइप से, तो उसी टाइप से वो नदी एरिया में भी होता है। उसी को उत्खात भूमि कहा जाता है। उत्खात भूमि। इसी को बिरहड़ भूमि भी बोला जाता है। उत्खात भूमि या बिहड़ या बिहड़ भूमि। और ये कहाँ फेमस है? चंबल नदी के किनारे। चंबल नदी। और चंबल नदी हम लोग का किस में पड़ेगा? बुंदेलखंड में। चंबल नदी बुंदेलखंड के क्षेत्र में प्रभावित होता है। कहाँ प्रभावित होता है? बुंदेलखंड में। कौन सी नदी? चंबल नदी। तो चंबल नदी में जो उत्खात भूमि है या जो मतलब ऊंचा नीचा भूमि है, उसको बिहड़ भूमि या उत्खात भूमि कहा जाता है। इसको एक्चुअली में अगर आपको देखना है तो आप पान सिंह तामड़ की जो मूवी है, डाकू मूवी, उसको आप वहां देखिएगा तो पूरा स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा कि किस भूमि को बिहड़ कहा जाता है। समझ में आ रहा है? यस सर। इसके बाद आइएगा विंध्या वाला। विंध्यन का उसमें करिए, हेडिंग होगा विंध्यन। विंध्यन श्रेणी। विंध्यन श्रेणी का पर्वत। कौन सा पर्वत है ये? गुजरात से लेकर कहां पर होगा? कैमूर। कैमूर का पहाड़ कहां पर है? कैमूर का कहां पर है? कैमूर सब भूल गए आप लोग। कहां पे है कैमूर का पहाड़? बिहार में नहीं है क्या? आप लोग कर रहे हैं। और विंध्यन श्रेणी झारखंड में एकमात्र कौन से डिस्ट्रिक्ट को टच करता है? विंध्यन। झारखंड जी के इतना पढ़ते रहते हैं, गढ़वा को टच नहीं कर रहा है? गढ़वा डिस्ट्रिक्ट को। विंध्यन श्रेणी की सबसे हाईएस्ट पीक, सबसे हाईएस्ट पीक का नाम है सद्भावना। क्या नाम है? सद्भावना पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी है। किसकी? विंध्यन श्रेणी की।
जोगट हिल्स गुजरात में कहा जाता है विंध्य को, और कैमूर हिल्स कहाँ बोला जाता है? बिहार में। किसको? विंध्यन श्रेणी को ही। और हम लोग विंध्यन क्रम की चट्टान में हम लोग क्या देखे थे? कौन सी टाइप के पत्थर मिलता है यहाँ पे? लाल बलुआ पत्थर। विंध्यन श्रेणी में किसके लिए फेमस होगा? यहाँ का पत्थर जो होगा लाल बलुआ पत्थर। लाल बलुआ पत्थर किस में होगा? विंध्यन श्रेणी में होगा। ये होगा हम लोग का सतपुड़ा। सतपुड़ा ये विंध्यन श्रेणी हुआ। विंध्यन के बाद ये क्या है? सतपुड़ा। और विंध्यन और सतपुड़ा के बीच कौन सी नदी बहती है? किसको पता? नर्मदा। कौन सी नदी? नर्मदा नदी। नर्मदा नदी किन किन के दो पहाड़ों के बीच बहती है? विंध्यन विंध्यन श्रेणी और सतपुड़ा। ठीक है ना? गुजरात महाराष्ट्र एरिया में जो सतपुड़ा है उसको राजपीपला के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? राजपीपला की पहाड़ी। मध्य प्रदेश एरिया मतलब मध्य भाग। ये क्या है? पश्चिमी भाग हुआ। पश्चिमी भाग में क्या कहा गया? राजपीपला। मध्य भाग यानी मध्य प्रदेश में इसको कहा गया महादेव श्रेणी। कौन सा? महादेव श्रेणी। और इधर छत्तीसगढ़ और छोटानागपुर के पठार में इसको कहा जाता है मैकाल रेंज। मैकाल रेंज। और ये क्या पूर्वी भाग होगा कि नहीं होगा? हाँ। तो सतपुड़ा के पश्चिमी भाग को राजपीपला कहा जाता है, जो जनरली गुजरात और महाराष्ट्र में है। मध्य भाग जो है उसको महादेव श्रेणी कहा जाता है। और पूर्वी भाग जो है, जो छत्तीसगढ़ और छोटानागपुर एरिया पड़ता है, उसको मैकाल रेंज कहा जाता है। मैकाल रेंज की सबसे ऊंची चोटी, हाईएस्ट पीक का नाम क्या है? अमरकंटक। क्या नाम है? अमरकंटक। और अमरकंटक से हमारे झारखंड में कौन सी नदी आती है? अमरकंटक से सोन नदी। तो ये सोन नदी हम लोग कहाँ से आ रहा है? अमरकंटक से। एक उत्तर की ओर जो बह रहा है वो सोन नदी है, और जो पश्चिम की आ रहा है वो नर्मदा नदी है। और ये कौन कहाँ से निकल रहे हैं? अमरकंटक से। और अमरकंटक किसकी सबसे ऊंची चोटी है? मैकाल रेंज। और मैकाल रेंज किसका भाग है? सतपुड़ा का भाग है कि नहीं?
पूरा मिक्स हो गया क्या? सर पश्चिमी घाट में फिर से बोल दीजिए ना थोड़ा सा क्या। और एक पॉइंट उसके बाद बता दे रहा हूँ एक ही बार आपको। महादेव श्रेणी की सबसे हाईएस्ट ऊंचाई है धूपगढ़। धूपगढ़ सबसे ऊंची चोटी किसकी? महादेव श्रेणी। साथ ही साथ सतपुड़ा का भी हाईएस्ट पीक है। कौन? धूपगढ़। जो पूरा सतपुड़ा रेंज है गुजरात से लेकर उधर छोटनागपुर तक, उन सब वो पूरे रेंज में सबसे ऊंची चोटी किसका है? धूपगढ़ का। और धूपगढ़ कौन सी श्रेणी में है? महादेव श्रेणी, जो मध्य भाग में अवस्थित है सतपुड़ा का। फिर से वो देखिएगा, सतपुड़ा जो है हम लोग का गुजरात से शुरू होकर ये छोटनागपुर तक चला जाता है। गुजरात महाराष्ट्र एरिया में जो सतपुड़ा का पश्चिमी भाग होता है, पश्चिमी भाग को कहा गया राजपीपला। पश्चिमी भाग, फिर बीच वाला जो भाग है मध्य भाग, जो मध्य प्रदेश में पड़ता है, उसको महादेव श्रेणी कहा गया। और महादेव श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़, जो महादेव श्रेणी के साथ साथ सतपुड़ा पहाड़ का या श्रेणी का सबसे ऊंची चोटी है। सतपुड़ा जो श्रेणी है, रेंज है, उसका पूर्वी भाग को बोला जाता है मैकाल रेंज। और मैकाल रेंज की सबसे ऊंची चोटी है अमरकंटक, और अमरकंटक से दो नदी निकलती है। एक उत्तर की ओर जाती है जिसको सोन नदी कहा जाता है, और एक पश्चिम की ओर जाता है जिसको नर्मदा नदी कहा जाता है। कोई भी बोट या पेज जिसको जो हम लोग का ऊपर साइड होता है उसको हम लोग नॉर्थ डायरेक्शन ये करते हैं, पता है ना? समझ में आ गया ना? हाँ सर। जाना खाए कि नहीं? चला गया लग रहा है। स्क्रीनशॉट इसका भेजिएगा तो एक बार लेकर कोई स्क्रीनशॉट कर लीजिए। स्क्रीनशॉट ले ले। हाँ, ठीक है, एक सेकंड। भेजिएगा मेरे को, ठीक ना? ठीक। हुआ? नहीं हुआ सर, एक सेकंड। आप बीच में आइएगा क्या? बीच में नहीं है, आप इसका लीजिए, साइड में ही रखिए। ठीक। जल्दी करें महाराज। हो गया सर। ठीक। इसके बाद कौन सा है देखिए तो, जो केंद्रीय उच्च भूमि क्या है वो सभी टॉपिक हो गया उसमें। हाँ सर। यहाँ क्या है हम लोग का? अरावली हुआ। अरावली के बाद क्या हुआ हम लोग का? मेवाड़, फिर मालवा, फिर बुंदेलखंड, फिर बघेलखंड, यहां तक चला। फिर इस टाइप से जो आया हम लोग का कौन सा है ये? विंध्यान रेंज। और उसके बाद जो आया हम लोग लास्ट में सतपुड़ा। यहां से हम लोग एक नदी बह रही है, ये क्या है? नर्मदा। ऊपर साइड एक नदी जा रही है सोन। इसी आसपास से और एक नदी जाएगा हम लोग का सतपुड़ा से, उस नदी का नाम होगा तापी। जो हम लोग जब दक्कन ट्रेप पढ़ेंगे तब वो तापी नदी आ जाएगा। तो यहां तक अब तक पढ़ चुके हैं। किसी कुछ डाउट कहीं पे भी? तो
मिटा देना। इसी टाइप से आप लोग को भी रिवीजन करना है। नेक्स्ट आइए, हम लोग किसमें आएंगे अब? पूर्वी वाला कर लेते, छोटा सा है। पूर्वी पठार में कौन कौन सा है? क्योंकि दक्कन ट्रेपा में जाएंगे तो बहुत लंबा जाएगा वो। सर उत्तर पूर्व वाला और तो हो गया। उत्तर पूर्वी कल कर चुके थे। मेघालय का पठार, ये वाला कौन सा पठार है? ये मेघालय पठार है ना। और ये वाला कौन सा है? छोटा नागपुर का पठार। ये दोनों को जो बीच है, छोटा नागपुर का पठार का ये वाला एरिया क्या बोला जाता है? साहेबगंज वाला एरिया राजमहल बोलते हैं ना। हाँ सर। जी सर। और ये जो इतना टाइप से बड़ा है, तो इसको कल कैसे बताए? इस टाइप से बताए थे। इस टाइप से तीन पहाड़ी है। ये क्या है? गारो, ये खासी और ये जयंतिया। तो राजमहल और गारो के बीच क्या है? दोनों के बीच गैप है। हाँ सर। तो छोटनागपुर पठार और मेघालय पठार के बीच जो गैप है उसको क्या बोला जाता है? राजमहल गारो गैप, या इसको हम लोग मालदा गैप भी कहते हैं। राजमहल और गारो के बीच जो गैप है उसको मालदा गैप भी कहा जाता है। पहले जब पेंजियप और गोंडवाना लैंड में आए थे तो छोटनागपुर पठार का ही भाग था मेघालय। आगे जैसे जैसे दिन मतलब साल बीतते गया तो फिर दोनों का टेक्टोनिक मूवमेंट के कारण ये उधर चले गए और ये यहीं पे रुक गए। बीच में एक गड्ढा टाइप से बन गया। लेकिन ऊपर उत्तर साइड से क्या नदियां आ रही है? गंगा नदी। तो गंगा नदी, यमुना गंगा नदी जो अपने साइड से जो अवसाद लाए, वो अवसाद से एरिया पूरा भर दिया गया, जिसके कारण आज पश्चिम बंगाल में प्लेन एरिया देखने को मिलता है। और उस प्लेन एरिया में सबसे ज्यादा धान की खेती होती है कि नहीं पश्चिम बंगाल में? हाँ, तो ये वही चीज है, राजमहल गारो गैप, या जिसको मालदा गैप भी कहा जाता है। तो उत्तरी पूर्वी भारत जो टॉपिक है खत्म हो गया। अब पूर्वी भारत का तीन टॉपिक है छोटा छोटा, उसको भी देख लेते हैं। अभी 10 मिनट लगेगा। मिटा दें इसको? समझ में आ गया ना? गारो खासी जयंतिया में सबसे जो ऊंची चोटी है वो गारो में सबसे ऊंची चोटी है, जिसका नाम क्या है? नोकरेक। और खासी की सबसे ऊंची चोटी है चेरापूंजी, जहां सर्वाधिक बारिश होती है। पूरा ये रेंज चूंकि मेघालय पठार है तो इसको शिलांग रेंज भी कहा जाता है। शिलांग किसकी राजधानी है? मेघालय की राजधानी क्या है? शिलोंग ही है ना। मेघालय की राजधानी क्या है? शिलोंग। तो उसे शिलोंग रेंज भी कहा जाता है। मिटा देना। हुआ कि नहीं? पूर्वी भारत हेडिंग। पूर्वी भारत इसके तहत होता है
छोटनागपुर का पठार, फिर आएगा छत्तीसगढ़ बेसिन, और फिर आएगा हम लोग का दंड कारण्य। ये है क्या पठार है? ये छोटनागपुर का पठार है। छोटनागपुर के पठार को दामोदर नदी, कौन सी नदी? दामोदर। दामोदर नदी इसको दो भाग में डिवाइड करते हैं। उत्तर साइड होगा हजारीबाग का पठार और दक्षिण साइड होगा रांची का पठार। उसके बाद आएगा महानदी। महानदी जो है छोटनागपुर पठार और छत्तीसगढ़ बेसिन, ये दोनों को अलग कर रहा है कौन? छोटनागपुर बेसिन। और उसके बाद आएगा हम लोग का दंड कारण्य। दंड कारण्य का पठार यहाँ बस्तर वाला एरिया है जो फेमस है। ऐसे तो डाकू के लिए फेमस है, लेकिन खनिज से संबंधित देखा जाए तो टीन, कैसे लिखते हैं? टीन दिख रहा है ना? तीन धातु के यहाँ सर्वाधिक मात्रा देखने को मिलता है। चूंकि ये पूरा एरिया ही हम लोग का गंडवाना क्रम का है, और साथ ही साथ हम लोग कल ही पढ़े थे दामोदर नदी, महानदी, ये सब। और यहाँ से ये जो दंडकर्णिया है ना, यहाँ से इंद्रावती नदी निकलती है। इंद्रावती नदी, इंद्रावती नदी जो है ये गोदावरी नदी की सहायक नदी है। तो ये पूरे एरिया में कोयला के लिए फेमस है। किसके लिए फेमस है? कोयला के लिए। छत्तीसगढ़ बेसिन छोटनागपुर पठार और दंडकर्णिया पठार को एक दूसरे को अलग कर रहा है। महानदी जो है ये छोटनागपुर का पठार और छत्तीसगढ़ के बेसिन को अलग कर रहा है। कहीं कुछ डाउट? नहीं सर। और ये जो छत्तीसगढ़ बेसिन है ये हम लोग का छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में है। छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। और ये छोटनागपुर का पठार बिहार को छोड़कर, बिहार और वेस्ट बंगाल को छोड़कर हम लोग का छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, वेस्ट बंगाल भी थोड़ा आएगा। 5-6 राज्यों में फैला हुआ है ये छोटनागपुर। उसी टाइप से जो दंडकर्णिया है ये भी छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, ये सब राज्यों में फैला हुआ है। तो आज इतना ही रखते हैं। कहीं कुछ डाउट है तो पूछ लीजिए, ठीक।